चलो आज हम साइंस के बेसिक के बारे में जानेंगे। देखो साइंस को तो सब लोग जानते हो, साइंस का हिंदी में अर्थ होता है विज्ञान। तो सबसे पहले आप लोग साइंस की डिफिनीशन लिखो साइंस की डिफिनीशन सब लिखो। किसी भी वस्तु को जल्दी जल्दी लिखना। किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित, किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखो विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यदि किसी भी वस्तु के बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ बस जानते हो तो उसे हम विज्ञान कह देंगे। किसी भी वस्तु के बारे में अगर विशेष रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो हम उसे विज्ञान कहेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या है? किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित ढंग से, सुसंगठित, उसका पूरा संगठन कैसे हुआ है, क्रमबद्ध मतलब क्रम से उसके बारे में एक एक ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। नीचे नोट कर लेना, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान। उसके बाद आप लोग हेडिंग डालोगे। विज्ञान के देखो 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये आप लोग हेडिंग लिखो, जल्दी से लिखना, नोट करो तुरंत। बोले भौतिक विज्ञान लिखो। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी। जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। हो गया? नीचे लाइन से लिखो, भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन हैं। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन हैं। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन, सही से लिखना, ठीक। भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था ना। चलो अब सेकंड हेडिंग लिखो आप लोग, केमिस्ट्री। सेकंड हेडिंग डाल दो केमिस्ट्री। इसको हिंदी में भी याद कर लेना, रसायन विज्ञान। इंग्लिश में स्पेलिंग आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए, ठीक। चलो केमिस्ट्री में लिखो, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों का, जिसके अंतर्गत रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों का उनके गुणधर्म संरचना, उनके गुणधर्म संरचना आदि के आधार पर अध्ययन किया जाता है, आदि के आधार पर
अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों का उनके गुण धर्म एवं संरचना आदि के आधार पर अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब आप लोग नीचे से लिख लेना इसके जनक। रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये हैं। ठीक हो गया। चलो अब थर्ड पार्ट लिख लो। विज्ञान का थर्ड पार्ट होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी इसका हिंदी अर्थ है जीव विज्ञान। ठीक, हो गया। यहाँ ध्यान से देखो। देखो बायो का मतलब होता है जीव। ठीक, बायो मीन्स होता है जीव, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना। यानी इसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु या जीव, देखो जीव की बात हो रही ना, जीव में जंतु भी आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, तो जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो लिख लो इसके बारे में। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। लिख लेना नीचे से नेक्स्ट लाइन। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। हो गया। चलो अब नीचे से लिख लेना जीव विज्ञान। ये तो बनाए हो पहले ना स्टार्टिंग में। हाँ, तो देखो जीव विज्ञान के अलग से दो पार्ट होता है। अब देखो इस जंतुओं में भी जीव पाया जाता है, वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी जीव पाया जाता है। तो हम इसका स्टडी जूलॉजी में करेंगे जंतुओं का, और बॉटनी जो होता है इसमें करेंगे पेड़ पौधों का। दोनों को अलग अलग बांट के अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका दो पार्ट हो गया है। तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट लिख लो, जूलॉजी हेडिंग लिख लो जल्दी, जूलॉजी। हो गया। अब देखो अभी इसकी बात कर रहे थे तीनों, तो इसके पार्ट थे, लेकिन ये किसका पार्ट है? इसका। तो आपको इसको ऐसे लिखना है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। लिखो, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। लिख लेना, इसके भी जनक अरस्तु हैं। यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु हैं। हो गया। इसके भी जनक अरस्तु हैं। मच्छर ना मारो। बॉटनी देखो। चलो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, बॉटनी। BOTANY इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। लिखो इसका, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है।
जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। लिख लो, इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक, चलो अब एक बार हम इसको जल्दी से पूरा देख लेते हैं। देखो, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक, चलो जी आलोक बताओ, इसके जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? अभी बताएं, तुरंत भूल जाते हो। हाँ, लेवासिए। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक अरस्तु जी हैं, इसके थियोफ्रेस्टस है ना। इन सब का याद करना। ठीक, चलो अब इतना हम मिटाते हैं। आज हम पूरा साइंस के बेसिक के बारे में जानेंगे। अब आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखो, एटम। ये हो गई साइंस की डिफिनीशन कुछ। चलो लिखो आप लोग एटम। एटम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक, परमाणु बम का नाम सुने हो ना? एटम बम कहते हैं, परमाणु बम कहते हैं, वही है। तो चलो इसको डिफिनीशन लिखो। वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण, वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हो गया? चलो ध्यान से देखो, परमाणु हम किसे कहेंगे? देखो, पहले तो जो परमाणु होते हैं वही तत्व होते हैं। ठीक, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। तो देखो, परमाणु किसे कहते हैं? वह छोटा से छोटा कण जो, ये देखो एरो का नहीं मतलब क्या दर्शाता है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं H2O। तो वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, इससे जल बन गया, तो ये स्वतंत्र नहीं है। अब जैसे देखो, जो भाग लेता है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता ना। जैसे आप ही लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी पे अपने स्कूल में जो भाग लेगा वो स्वतंत्र नहीं रहता ना, कि हमारी बारी आएगी, हमको जाना है, गाना गाना है, कुछ भी करना है। और जो भाग नहीं लिया था वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, चाहे पानी पीने जाए, चाहे घर भाग जाए, चाहे खेलता रहे, कुछ भी करे। लेकिन जो भाग लेते हैं वो फ्री नहीं रहते। और देखो, या तो ऐसे समझो, देखो जैसे एक गिलास वाटर है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों इसमें मिलकर भाग लिए हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया? जल। अब ये जल जो बना है, अगर एक बूंद भी हम उठाएंगे तब भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला रहेगा ना, तो ये अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो स्वतंत्र नहीं रह सकते। चलो इसी का जस्ट अपोजिट है अणु। लिख लो अणु को भी, मॉलिक्यूल्स इसको बोलते हैं अणु। हो गया? चलो देखो, बताओ परमाणु छोटा है या अणु? कैसे? हाँ, परमाणु छोटा है ना, उसका नेम भले बड़ा है। तो देखो इसी का उल्टा होता है, लिखो इसकी डिफिनेशन, परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं।
हो गया। अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। उसी का उल्टा होता है ना, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसको एग्जाम्पल में लिखना हो जैसे तो लिख लेना, H2N2O2 आदि हैं। देखो ये सब क्या है, किसी से कंबाइंड करके ये मतलब परमाणुओं से मिलकर बने हैं ना, तो इनका अष्टक पूर्ण हो गया है और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए स्वतंत्र हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल में लिखना हो तो लिख देना हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ये परमाणु हैं। ठीक। थर्ड हेडिंग लिख लो आप लोग, तत्व, एलिमेंट। थर्ड हेडिंग लिख लो, एलिमेंट। हाँ, तत्व। ठीक। चलो देखो, लिखो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियान आदि। कुछ भी लिख लो। चलो देखो ध्यान से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं ना। देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, और कोई है दूसरा नहीं। ये नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन दिख रहा है, क्लोरीन, नियान। अभी जैसे आप इसमें देखो, इसमें क्या है, दो चीज दिख रहा है। किसका फार्मूला है? हाँ, ये नमक है, सॉल्ट यानी NaCl। या तो जैसे आप भी जल को ले लो, ये एक यौगिक है तो इसमें क्या है, दो परमाणु हैं। ठीक। या तो इसको देखो, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे तत्व तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें दो परमाणु मिले हैं। ये क्या है, अणु है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। लिख लो, अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट हेडिंग जानेंगे हम लोग, कंपाउंड। कंपाउंड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक। चलो लिख लो कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिले होने से, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिले होने से, एक निश्चित अनुपात में मिले होने से जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कंपाउंड यानी यौगिक कहते हैं। हो गया। देखो ध्यान से, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उनके संयोग से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। देखो जैसे मान लो दो या दो से अधिक तत्व, जैसे H2O है, H2+O दोनों मिलकर क्या बना दिए, H2O बना दिए ना। इधर दिख रहा है,
उसके बाद Na प्लस Cl मिलके क्या बना दिए, नमक बना दिए। तो इसमें देखो दोनों, इसमें क्या होता है, ये सब निश्चित अनुपात में मिले होते हैं कि नमक एक लोगे क्लोरीन एक लोगे सोडियम तभी जाके नमक बनेगा। हाइड्रोजन 2 रहेगा ऑक्सीजन 1 रहेगा तभी पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसी का उल्टा होता है मिश्रण, उसे कहते हैं मिक्सचर। उसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं देखा जाता, कोई कितना भी चाहे पानी कम कर दो या चीनी कम कर दो फिर भी शरबत बन जाएगा ना। इनमें ऐसा नहीं होगा। तो इनमें आपको बोलना है कि एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक, चलो तो देखो ये इतना चीज़ बेसिक था ना। कोई भी साइंस अगर आप पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या कुछ भी जानना चाहते हो, तो पहले हम साइंस की डिफिनीशन जान गए, साइंस कितने पार्ट का होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है ना। कि परमाणु, अभी कोई 10th में पहुंच गए हो, कोई पूछ लिया कि परमाणु अणु यही नहीं आता ना, तो ये सब जानना ज़रूरी है। इतना चीज़ें आती रहेंगी तो आप केमिस्ट्री तब पढ़ने में समझ में आएगा। चलो थोड़ा उसको भी देख लो, मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन? इधर दिख रहा है देखो, समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। चलो कोई बताएगा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, बताओ। हाँ, जो जल में पूरी तरह से घुल जाए उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जो नहीं घुलता उसे। और मान लो जैसे कोई चीज़ घुल जाए फिर भी उसमें अलग अलग दिखता रहे तब, चलो ठीक है बैठ जाओ। देखो समांगी मिश्रण लिख लो पहले इसका मिश्रण। मिश्रण को परिभाषा लिख लो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से जो पदार्थ बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। पहला लिख लो समांगी मिश्रण। बोले इसमें समांगी मिश्रण लिखो, ऐसे मिश्रण, समांगी मिश्रण का डिफिनीशन लिखो, ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयवी तत्वों को, अवयवी ऐसे लिखना, अवयवी, अवयव मतलब होते हैं इनके छोटे छोटे पार्ट, जिसमें उनके अवयवी तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जिसमें उनके अवयवी तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। हो गया। जैसे लिख लो, जैसे चीनी प्लस पानी बराबर क्या होता है, शरबत। हाँ गधे नींबू मिला दो। चीनी प्लस पानी का घोल यानी शरबत। ठीक, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। देखो जैसे चीनी प्लस पानी घुल जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके हम जो अवयवी तत्व मतलब जो शरबत है ये एक मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। क्यों समांगी है, क्योंकि इसमें अवयवी तत्व कौन कौन अवयव था, एक चीनी डाला गया था, एक पानी, दोनों मिल गए हैं। उनको अलग अलग हम नहीं देख सकते ना, दिख रहा है ऐसे ही।
तो जिनके अवयवी तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता उसे हम समांगी कहेंगे। ये लिख लो विषमांगी। ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवी तत्वों को अलग अलग देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण जिसका छूट जाए पूछ लेना। ऐसे मिश्रण जिसमें उनके अवयवी तत्वों को अलग अलग देखा जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कंकड़ प्लस पानी, जैसे कंकड़ प्लस पानी। पानी में देखो कंकड़ डाल दोगे तो कंकड़ यहाँ पे बैठ जाएगा, बड़े बड़े दिखता रहेगा ना, तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण। और कोई आप लोग ऐसा उदाहरण बताओ। तेल में पानी, कौन सा मिश्रण होगा? तेल में पानी। जैसे देखो मान लो कोई पानी है या तालाब में तेल डाल दो तो ऊपर दिखता है ना, तो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी होगा, क्योंकि अलग अलग दिख रहे हैं ना, वो आपस में मिलते नहीं हैं। तो चलो इतना बेसिक था, हम लोग इसके बारे में जान गए। उसके बाद अब नेक्स्ट डे से हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे, रासायनिक अवक्रिया। ठीक है, रासायनिक अवक्रिया एवं उसके समीकरण। देखो इधर आप लोग पहले हाइड्रोजन से लेके जिंक तक इतने परमाणु क्रमांक और इसका सिंबल याद कर लेना। ठीक, अब देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन क्या है, जो भी होते हैं सब उसी नाम पे होते हैं। सिंबल याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो जैसे हाइड्रोजन होता है तो पहला अक्षर ह होगा तो इसका स्पेलिंग एच हो गया। हीलियम होता है तो इसका एच ही हो गया। लिथियम है, बस आपको इसी सोच के भाई एक बार याद कर लेना, बना देना। लिथियम का एल आई हो गया। ठीक, उसके बाद आ गया बेरिलियम चौथा, तो देखो बी का बी बनाओगे, बी बेरिलियम हो गया। ठीक, इसी तरह आपका कार्बन, अब देखो हमेशा इंग्लिश में क का स्पेलिंग सी होती है ना, जब जब का आएगा तो उसको सी, तो कार्बन का सी। इसी तरह नाइट्रोजन का एन हो गया। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन, ओ देखो ऑक्सीजन बोलो तो ओ आ गया। फ्लोरीन, फ्लोरीन का अलग से याद कर लो, सिर्फ एफ होता है। ठीक, एफ से फ्लोरीन 9। उसके बाद है नियान। अब नियान देखो ऐसे लिखोगे ना तो एन ई। ठीक, आगे चल के दूसरा भी आएगा तो उसको, अब देखो इसमें पूरे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनका पहले अक्षर पे नहीं आता। पहला क्या है? सोडियम। एक कौन है? पोटेशियम। एक और है फेरस यानी आयरन। तो देखो सोडियम को एसओ आना चाहिए ना, सिर्फ इसको अलग से याद कर लेना कि Na से सोडियम होता है। और इसको हम कहते हैं पोटेशियम, तो पो आना चाहिए पीओ, नहीं तो इसको अलग से याद कर लो, इसका के होता है। उसके बाद आयरन या लोहा का एफआई होता है, ये फेरस से बना है। ठीक, बाकी सब उसी अक्षर पे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी याद कर लेना। जैसे देखो एमजी से मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम एल आ गया, सिलिकॉन सी आया एस आई। ठीक, फास्फोरस पीएच से होता है ना, तो फास्फोरस हो गया। सल्फर यस हो गया। क्लोरीन, अब देखो क्लो आ गया, तो यहाँ पे देखो सी की स्पेलिंग, इसका एल हो गया क्लोरीन। इसी तरह आर्गन, आर आ रहा है तो ए आर हो गया। उसके बाद क्या आता है? ये 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम हो गया ये। ठीक, के से पोटेशियम। उसके बाद देखो कैल्शियम, कै, तो सी से कै की स्पेलिंग हो गया, ये हो गया आए तो कैल्शियम। उसके बाद स्कैंडियम, ऐसे लिखोगे स्कैंडियम तो यस सी। ठीक, अब कोई ट्रिक थोड़ी ढूंढना है, बस 3 का अलग से याद कर लो, बाकी तो सब उसी नाम पे एक बार देख लोगे अपने आप मन में आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? टी आई, टाइटेनियम। रुक जाओ मिटा देना, तो उसमें सब नहीं दिखेगा सही से। टाइटेनियम। उसके बाद देखो क्या होता है? वैनेडियम। ठीक, 23। उसके बाद देखो क्रो, तो सी आर,
क्रोमियम। उसके बाद आ गया मैग्नीज। अब देखो एक बताया था ना Mg, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे ग पे जोर दे रहा था तो Mg, यहाँ पे मैग्नीज न आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Mn, मैग्नीज यानी 25। उसके बाद ये जो बताए हैं अलग वाला Fi से क्या होता है, फेरस यानी लोहा या आयरन, ठीक। उसके बाद आ गया कोबाल्ट, देखो को है तो C और O, कोबाल्ट हो गया इसका सिंबल। बाकी लास्ट में है निकिल, Ni से निकिल 28 होता है। उसके बाद कापर, इसका Cu, देखो कार्बन भी आ गया है, C था ना, क्लोरीन, तो इसका अलग दिखाने के लिए Cu कापर बनाया गया है। उसके बाद लास्ट में है जिंक, Zn, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता ना, जस्ता कहते हैं, जो खाद में छीटा जाता है जिंक ना, और ठोस सामग्री भी ऐसे बनी होती है। चलो देखो, तो इतना हो गया। बाकी आप लोग अलग से बस इतना याद कर लेना कि Ag, Hg, Au, ठीक, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। Ag क्या होता है, 47 इसका होता है, Ag से चांदी, ठीक, क्या है इसका, चांदी। उसके बाद Hg क्या है, इसको कहते हैं मरकरी या पारा, मरकरी या पारा। उसके बाद क्या होता है, गोल्ड यानी सोना, ठीक। Ag से चांदी, Hg से मरकरी, Au से गोल्ड। इसका होता है 80, इसका होता है 47, इसका होता है 79, ठीक हो गया। बस इतना आपको कंप्लीट बेसिक। उसके बाद इतना जानते रहोगे तो आपको कुछ भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, आप कुछ भी समझ सकते हैं ना। अगर कोई कभी कुछ न पढ़ा हो, उसको साइंस के डिफिनीशन पर, मतलब कितने प्रकार का होता है, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, अगर ये जानते हो, कभी भी साइंस पीछे कुछ भी ना पढ़े हो, जो भी केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा ये पूरा तत्व, परमाणु, सिंबल याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा ना, चाहे कभी कुछ ना पढ़े हो, ठीक। तो इतना बेसिक क्लियर हो गया। कल इतना पूछेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक से चलेगा और डेली फेयर करते जाना। केमिस्ट्री के फेयर में जहाँ से लिखोगे, इसको स्टार्टिंग में 1-2 पन्ना पेज होगा, लिख देना, बाकी नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही।